नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ योगी राज योगेश और आजकल हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। अब बांग्लादेश जाए चूल्हे में, लेकिन वहाँ हिंदू भी जल रहा है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है, हिंदू वहाँ टारगेट पर है। ये एक बड़ी चिंता की बात है और ये केवल हिंदुओं के लिए चिंता की बात नहीं है, पर ये बल्कि पूरी वैश्विक बिरादरी के लिए चिंता की बात है और ये उन कौम के लिए शर्म की बात है, जो किसी इंसान को कैसे जला देते हैं और कैसे जलता हुआ देख सकते हैं। तो ये उस पंथ पर, संप्रदाय पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। बहरहाल, बांग्लादेश की हिंसा ने पूरा दुनिया का अपना ध्यान आकर्षित किया है और वैश्विक परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि बिल्कुल युद्ध के हालात निर्मित हुए हैं। अच्छा, बांग्लादेश में कुछ हो और पाकिस्तान में उसका रिएक्शन ना हो, तो ये भी मतलब बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। अभी बांग्लादेश की हिंसा पर पाकिस्तान ने आगे होकर बयान दे दिया कि यदि बांग्लादेश पर भारत हमला करेगा तो हम बांग्लादेश का साथ देंगे और हम न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकेंगे। मतलब ये एक बीच में ही क्या वो जो कहावत है ना, कबाब में हड्डी, तो ये बीच में ही कूद गए बांग्लादेश और भारत के बीच। इस बीच चाइना अलग अपना नज़र गड़ाई हुई जमा हुआ है। अभी एक पेंटागन की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, उसमें चाइना ने अरुणाचल को अपना कोर एरिया में शामिल कर लिया है। तो कहने का अर्थ ये है कि पूरे इस एशिया जो शांत था भारत, उसको घेरने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिन बड़े चिंताजनक हैं, हालात बहुत खतरनाक हैं और इन सब के बीच बंगाल में चुनाव है। तो मतलब बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। आज इस वीडियो के माध्यम से इसी सब भौगोलिक परिस्थितियों पर चर्चा होगी। भारत का रुख क्या होगा, भारत ऐसी परिस्थितियों से कैसे निपटेगा, ये सब इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिष आचार्य हमारे साथ स्टूडियो में हैं, डॉक्टर आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आचार्य जी, हम ये देख रहे हैं कि देखिए हालत बड़े चिंताजनक है बिल्कुल। और पूरी दुनिया जो है युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है और बांग्लादेश में तो हद ही होगी, मतलब बिल्कुल। वहाँ हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है और जलाया जा रहा है। बिल्कुल। और सबसे प्रमुख बात यह है कि जो वहाँ जैन जी का जो आंदोलन हुआ था, कहा गया था कि ये छात्रों का आंदोलन है, देश को बदलने का आंदोलन है, तो वो जैन जी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही वहाँ तो। हुँ, कट्टरपंथी ताकतें ताकतें हैं। युद्ध कर रही हैं। तो ऐसी पूरी एक भौगोलिक परिस्थिति के बीच आपका ज्योतिषीय एनालिसिस क्या कहता है? कैसे आने वाले दिन कितने चिंताजनक है? हालात सुधरेंगे या और बिगड़ेंगे? भारत कैसे इन चुनौतियों से निपटेगा? इसमें देखो, स्थिति तो बहुत बेहतर नहीं है कि बांग्लादेश का 2022 1 अक्टूबर 2022 से बांग्लादेश को मार केस चल रहा है हम्म। और ये जो मार केस है 2028 तक जाएगा। अच्छा। तो ये जो अभी स्थिति बन रही है बहुत बेहतर वहाँ पर नहीं है और जिस तरह से बांग्लादेश या हम यूँ कहें कि हमारा उत्तर पूर्वी एक हिस्सा है, जो दिमाग वाला एक संतुलित हिस्सा है, तो उस संतुलन को जो डिस्टर्ब किया वो किया पाकिस्तान ने। हम्म। आज यदि हम ज्योतिषीय दृष्टि से आंकलन लगाकर देखें तो बांग्लादेश उतना बुरा नहीं है जितना कि पाकिस्तान के इन कट्टरपंथियों के एंट्री के बाद वो हुआ है। तो सबसे पहला तो वहाँ पर ये जो बांग्लादेश करना चाहता है और लगातार जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, तो ये हत्याएं वैसे तो बहुत ही निंदनीय और हैं, लेकिन जब भारत का हिंदू कहीं मारा जाए तो सारे विश्व के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे जितनी भी सुरक्षा एजेंसी बोलें और चाहे मानव अधिकार बोलें, सब घी पी के सब सो जाते हैं, हम्म। भांग खा के पड़े रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं होती। लेकिन जरा सा कुछ होता है तो दूसरी समाज में तो तत्काल ही मानव अधिकार कूदना शुरू कर देता है इंडिया में। हम्म। तो ये जो स्थिति है ये बहुत बेहतर नहीं है और ये आने वाले समय में विश्व युद्ध की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम्म। और संकेत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसकी यदि हम बात करें या म्यांमार की बात करें, भूटान की बात करें, श्रीलंका, ये सब आने वाले समय में भारत के हिस्से होने वाले हैं। तो 2026 के बाद लगातार जो स्थितियाँ नेगेटिव होंगी, हम्म। विशेष बांग्लादेश के चुनाव के बाद, क्योंकि बांग्लादेश अब गुलाम हो जाएगा। जिस अच्छा। तरीके से पाकिस्तान गुलाम हुआ, पहले चीन का हुआ, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने हाथ रखा तो चीन गीदड़ की तरह भाग गया और अमेरिका ने पंजा डाल के पाकिस्तान को कब्जे में कर लिया। हम्म। तो अब ये गीदड़ क्या करता चीन, तो इस गीदड़ ने बांग्लादेश पर हाथ रख दिया।
हुँ, तो ये बांग्लादेश की तरफ निगाह लगा के बैठा हुआ है। हुँ, तो अभी जो ये दोनों एक शिकार बने हुए हैं और दोनों मृत शिकार हैं। हुँ, तो अब जो ग्रह योग बता रहे हैं वो यही संकेत प्रदान कर रहे हैं कि जुलाई के बाद स्थिति बहुत बेहतर नहीं होगी हुँ, और फरवरी के बाद से बांग्लादेश की स्थिति लगातार बिगड़ती जाएगी और चुनाव में भी जो स्थिति होगी वो भी बहुत बेहतर परिणाम नहीं देगी, हुँ। जिस पे कि उम्मीद लगा सके कि एक शांति की कोई लहर वहाँ से चलेगी। अच्छा, लेकिन ये किसका गुलाम होगा आचार्य जी? क्योंकि चाइना ने बड़ी तगड़ी घेराबंदी वहाँ की है, और जैसे आप ही कह रहे हैं श्रीलंका और आसपास के जो हैं म्यांमार और ये जो इन सब ये जो मिल जाएँगे या जो भी इनका आगे होगा, ये इसका आधार क्या है? और दूसरी चाइना ने तो इन सबको अपना एक तरह से आधिपत्य में ही कर लिया है अभी तो। ये एक तरीके से है उसके आधिपत्य में ही। हुँ, पाकिस्तान भी जो गुलामी करता है वो वहाँ मुस्लिमों का यदि यहाँ कुछ करोगे तो मुसलमान कूद कूद जाते हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और हुँ, पाकिस्तान जब चीन इन उइगर मुसलमानों को नाना प्रकार से प्रताड़ना देता है, उनकी किडनियाँ निकाल लेता है, उनकी पॉपुलेशन हुँ, नहीं बढ़ने देता, उनकी मस्जिदों को तोड़ के उसने टॉयलेट बना दिए, तो हुँ, वहाँ किसी का भी मुंह नहीं खुलता है। हुँ। तो उसने जिस तरीके से इनको गुलाम बनाया हुआ है तो ये गुलाम रहेंगे, लेकिन चीन इन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। अच्छा। हाँ, कब्जे की स्थिति यदि जब युद्ध होगा, युद्ध के बाद आएगी तो कब्जा फिर भारत का ही वहाँ पर होगा। हुँ, और ये भारत के हिस्से थे, भारत के हिस्से आने वाले समय में भी रहेंगे और आने वाले समय में अखंड भारत वापस बनेगा। हुँ। संघर्ष का समय जरूर है, लेकिन अच्छा, विजय श्री भारत को इसमें प्राप्त होगी। अच्छा। लेकिन आचार्य जी, ये जो एक तरह से देखा जाए तो घेराबंदी तो भारत की ही कर रहा है, क्योंकि सराउंडिंग एरिया से उसने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे इवन वो, मैं जो रिपोर्ट की बात कर रहा, पेंटागन की रिपोर्ट में तो अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा मान के चल रहा है, 2049 तक उसके टारगेट पे हो। वो तो टारगेट पे तो उसकी पूरी दुनिया है। जी। यदि उनको देखें इन वामपंथियों को, ये तो किसी के सगे नहीं। हाँ। ये तो इस्लाम से भी ज़्यादा खतरनाक वाले लोग हैं हम्म, कि पूरी दुनिया में हम 5-6 लोग इसमें पूजन करें। अभी तो उन्होंने ये कहा था कि वहाँ किसी की तस्वीर लगाने की ज़रूरत नहीं है और हम्म, चीन के शी जिनपिंग की फ़ोटो लगाओ वहाँ पर। हम्म, तो ये तो इनके टारगेट पे रहते हैं, लेकिन हो ही वही जो राम रची राखा। हम्म, यदि इनकी चलने लग गई तो फिर दुनिया ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इतने समझदार लोग तो हैं नहीं कि ये कुछ कर पाएँ। हम्म, तो नेगेटिव स्थिति इनके साथ बनने वाली है। और वैसे भी राम रावण युद्ध में देखो आप, तो कोई कह ही नहीं सकता था कि एक नीचे पैदल चलने वाला व्यक्ति कितने बड़े सिंहासन को मार खाएगा। हम्म, जब विभीषण जिस युद्ध को देख रहा हो, तब राम को देख के उसको दया आ गई कि प्रभु इसको नहीं जीत पाओगे आप। हम्म, नंगे पैर यहाँ हो, जूते चप्पल पैरों में नहीं है, धनुष बाण दो चार तरकस रखे बैठे और वो एक माया भी है। तो भगवान राम ने उसको गीता सुनाई, विभीषण को गीता सुनाई है। उसमें उन्होंने इन सब चीज़ों का उल्लेख किया है कि युद्ध कैसे जीते जाते हैं, युद्ध का कौशल क्या होता है, युद्ध किसकी तरफ होता है, फाइनल युद्ध किसकी तरफ होता है, कैसी मनोवृत्ति उसमें रखी जाती है। वो विभीषण गीता यदि सुनी जाए तो पूरी भारत के पक्ष में है। जब अच्छा। दूसरा युद्ध हुआ भगवान कृष्ण का और इनका, तब भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। हम्म, तब भी ये हाथ पैर खड़े हुए। हाथ पैर तो दो तरह से उसके फूल गए, एक तो उसको लगा कि यार मैं इनको कैसे जीत पाऊंगा, हम्म, दूसरा उसको लगा कि इतने महारथी एक साथ मेरे सामने लड़ रहे हैं, मेरी इतनी सी सेना है, ये सब मारी जाएगी। भय हम्म, तो उसके अंदर बहुत सारे थे, हारने का बहुत भय था। लेकिन जब भगवान ने उसको गीता सुनाई, तब जाकर फिर उसमें उत्साह जागृत हुआ और फिर विजयश्री की प्राप्ति हुई। हम्म, तो यहाँ भी अब यही होने वाला है कि जो चीन जिस तरीके के ज्ञान लगा रहा है, अमेरिका जिस तरीके से फिर वो कोशिश कर रहा है चीन जैसे से इसमें बांग्लादेश में हाथ पैर पटके, फिर मैं बांग्लादेश पर एक पंजा मारूं, चीन फिर भाग खड़ा होगा। तो सियार और डरपोक है, तो वो स्थिति उसकी रहेगी। नहीं, पर अब आप ये देखिए कि राम को गीता सुनाने वाले विभीषण ने गीता सुना दी, इधर अर्जुन को कृष्ण ने गीता सुना दी, अब भारत में अब कौन गीता सुनाएगा? भारत की स्थिति तो अपने आप में मजबूत है। मोदी जी जिस तरीके से आए हैं, तो ये मोदी जी को लोग अभी समझ नहीं पाए, उसके हम्म, अवतार की मैं तो चर्चा करता हूँ। मुझे तो अदृश्य शक्ति में पहचानना आता है कौन किसके साथ कैसी मदद करता है, कौन प्रभु रूप में है, कौन राक्षस के रूप में है। ये तो मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, कौन को प्रेत बाधा है, कौन जिन्न से ग्रसित है, कौन खुद के दिमाग से ग्रसित है, कौन साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो रहा है। हम्म, तो ये तो मेरी सब स्टडी के हिस्से रहे हैं। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का पार पाना मुश्किल है। और दूसरा, अभी समय कल की अवतार का है, हम्म, तो उन भगवान का प्राकट्य भी होना है, हम्म, निष्कलंक अवतार उनका होना है। तो जब ये युद्ध को होते हैं तब भगवान अपने मूल स्वरूप में आते हैं। हम्म, भगवान राम जब रावण का युद्ध हुआ तब मूल स्वरूप में आए, भगवान कृष्ण जब युद्ध शुरू हुआ तब मूल स्वरूप में आए। तो हम्म, ऐसा उनका मूल स्वरूप जब आता है तब विजयश्री की प्राप्ति होती है।
और देखने में तो आंखों देखी भविष्यवाणी करने में तो ठीक है, बांग्लादेश जीत जाएगा, चीन जीत जाएगा, हम्म, चीन के पास इतने हथियार हैं, भारत इनका क्या कर लेगा। भाई भारत ने पहले जब एक हमला हुआ था मुंबई में, इन आतंकियों ने हमला किया था 26/11 को। 26/11 का, हम्म, तो उस समय तो सरकार ही रोती रही, अमेरिका के आगे चक्कर लगाते हम्म, रहे। इनका क्या कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। और अभी जरा से 20 लोग मारे और उसने जाके पूरे पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। हम्म, अभी पाकिस्तान बोल रहा है मैं परमाणु बम छोड़ दूंगा, तो भारत के लिए परमाणु बम चलाना, तो ये रखने के लिए थोड़ी उसने रखे हुए हैं। हम्म, तो जब युद्ध होगा तो युद्ध में फिर ये थोड़ी देखा जाता हमारे 100 लोग मर रहे हैं, तुम्हारे 50 मर रहे हैं। फिर तो हम्म, एक उस तरह से व्यवस्थाएं की जाती हैं। और बेसी स्थिति में जिसका मार्केट चल रहा है उसको क्षति ज़्यादा होती है। अच्छा। तो तो यहाँ पर स्थिति पाकिस्तान की भी नेगेटिव है और बांग्लादेश की भी नेगेटिव चल रही है। कि पाकिस्तान तो लगातार 2007 से 27 तक का उसका समय है, तब हम्म, तक नष्ट हो जाएगा। और अच्छा। 27 के बाद फिर उसका सूर्य की महादशा शुरू हो जाएगी, हम्म, तो फिर भारत में विलय हो जाएगा। तो अच्छा। दोनों सूर्य की महादशा में चल रहा है बांग्लादेश, हम्म, ये भी जाएगा 2028 तक। हम्म, और सूर्य की महादशा 27 से शुरू हो जाएगी पाकिस्तान की, तो सूर्य की महादशा में ये भी भारत का हिस्सा होगा कि भारत अच्छा, सूर्यवंशी है। अच्छा, अच्छा। तो दोनों हिस्से इसलिए निश्चित रूप से जुड़ेंगे, और इसीलिए महर्षि अरविंद ने भी ये भविष्यवाणी की थी हम्म, कि इस प्रकार से ये दोनों हमारी भुजाएं जो वापस एक न एक दिन जुड़ेंगी, और भारत फिर एक बड़ा जो पौराणिक भारत है, वापस हम वहाँ पर पहुँचेंगे। पर आचार्य जी, अभी यहाँ जो पाकिस्तान के रिश्तेदार यहाँ बैठे हुए हैं 20 करोड़ के आसपास, उनसे ही भारत परेशान है। अब पाकिस्तान भी मिल जाएगा, बांग्लादेश भी मिल जाएगा, तो भारत की तो हालत और खराब ये ऐसे नहीं मिलेंगे, है। ये भूमि मिलेगी, ये लोग तो सब नष्ट हो जाएंगे। हम्म, जैसे युद्ध जब चल रहा था और उस युद्ध में बाबरी से जब पूछा घटोत्कच के बच्चे से, जब उसने इनका वर्णन सुनाया है कि क्या हुआ, तब हम्म, उस बाबरी ने बताया था कि मैंने जो देखा वहाँ ना अर्जुन का गांडीव था, ना किसी की कोई थी, ना भीष्म पितामह थे। हम्म, वहाँ तो जो चल रहा था वो सुदर्शन था। हम्म, मैं तो पहले देख रहा था, पहले सुदर्शन जब उसके जी भर ले जाता था, इसके बाद इसका तीर वापस उसमें लगता था अर्जुन का। हम्म, तो वो स्थिति वहाँ भी होने वाली है। तो ऐसा नहीं, अब इनका तो अंत है 30 तक, तो ना ईसा बचेंगे ना मूसा बचेंगे। फिर अच्छा। 2030 तक तो इनका अंत हो जाएगा। जो अच्छे लोग हैं इनमें, हम्म, बस वही बच पाएंगे। और हम्म, जो ना राष्ट्र की चिंता करते हैं, ना मातृभूमि की चिंता करते हैं, ना इनको देश की चिंता है, ना हम्म, इनके अंदर दया है, ना करुणा है, ना क्षमा है, ना शांति है, ये सब मारे जाएंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो। हम्म, ये कोई बचने वाला नहीं है। आने वाले समय में सिर्फ ये जो 4-5 गुण जिनके अंदर हैं, वो ही इसमें बच पाएंगे। ऐसे अब सृष्टि अपनी भूमिका निभा रही है, और वही अब सारे सृष्टि चक्र में होने वाला है। हम्म। अच्छा आचार्य जी, लेकिन ये तो एक सही है कि ये चाइना इधर से अटैक कर रहा, पाकिस्तान उधर से अटैक कर रहा है, या बांग्लादेश, ये सब मिल रहा है। लेकिन भारत के साथ सबसे बड़ी चुनौती एक ये भी है कि भारत का जो इंटरनल, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज उनको कह लो, या भारत का में रहने वाले कुछ लोग, ये तो तैयार ही बैठे हैं भारत को निपटाने के लिए। अंदर में तो भीषण संग्राम होगा, हम्म, इसमें कोई संदेह नहीं है। कि मतलब ये नहीं कि हम बोल रहे हैं भारत जीत जाएगा तो ऐसे ही भारत जाएगा और धड़ाधड़ जीत के और चला आएगा। हम्म, ऐसा नहीं होगा, युद्ध तो सब तरफ होगा, अंदर भी होगा, बाहर भी होगा। और जो विपक्ष जिस तरीके से गुण गा रहा है, तो हम्म, ये भी अपनी कलाकारी करने में नहीं चूकेगा। लेकिन जब परिस्थिति नेगेटिव होती है, तब इनके सबके इलाज बड़ी आसानी से हो जाते हैं, हम्म, और वही इलाज इनका होगा जो उपयुक्त तो होना चाहिए। तो कुल मिलाकर यदि ये सोच रहे हैं कि इस देश का हम विरोध कर दें, देश को हम गुलाम बनवा दें, इनकी मानसिकता है। और जिस मानसिकता से इस भारत को स्वतंत्रता दी गई है कि आने वाले समय में हम अपने गुलामों को प्रधानमंत्री बना देते हैं, और ये धीरे धीरे करके भारत की जड़ें खोखली करते रहेंगे और भारत को गुलाम बनवा देंगे हमारा। हम्म, तो वो गुलामी तो 2012 तक थी, सब खत्म हुई 14 में। हम्म, अब नई सरकार है, नए लोग हैं, और भारत का अब उत्थान का समय है। तो निश्चित रूप से भारत अच्छी स्थिति में आएगा। तो इन पे पार पा जाएंगे, हम्म, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा। और जो नेगेटिव जा रहे हैं ये सब मारे भी जाएंगे, ये भी इसमें हम्म, कोई संदेह नहीं है। जी। तो वो स्थिति यही बन रही है। अच्छा आचार्य जी, अब ये दो चुनाव की बात कर ले, जैसे बंगाल में भी हम्म, मांग की जा रही चुनाव, वह निर्वाचित सरकार आए तो वहाँ हालात सामान्य हो। अब वहाँ चुनाव में क्या स्थिति होगी, और उसके बाद फिर अपन बंगाल के चुनाव की बात करेंगे। तो पहले जैसे बंगाल में जो स्थिति की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ एक निर्वाचित सरकार आ जाए, और उसी चक्कर में भी वह एक उस्मान हादी की वहाँ हत्या हुई, और आरोप ये लगाया गया कि भारत का उसमें संलिप्तता है, और इसके बाद वहाँ दंगे बढ़ गए। लेकिन मूल बात यह है कि उस्मान हादी के भाई ने ही खुद ने कह दिया कि हादी की हत्या भारत ने नहीं कराई, यूनिट सरकार ने कराई, हम्म, चुनाव को देखते हुए।
तो आने वाले दिनों में क्या वहाँ एक निर्वाचित सरकार हम देख रहे हैं? चुनाव से कुछ हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं? नहीं, सामान्य तो नहीं होगी, ये तो अब नष्ट होने वाले हैं। अच्छा। यूनुस की जो स्थिति है, यूनुस को तो शांति पुरस्कार लेके बैठा हुआ है वो, हुँ। और अशांति की बात कर रहा तो पहले तो उससे पुरस्कार ही छीन लेना चाहिए, नंबर 1 पे तो। और दूसरी स्थिति वहाँ पर बनी ये रही है कि अब वो पाकिस्तान का गुलाम हो चुका है बांग्लादेश, हुँ, और वहाँ के बांग्लादेशियों में इतनी दम नहीं बची है कि वो इनका विरोध कर लें। हुँ, क्योंकि जिस तरीके से भारत में होता है कि जब भी हिंदू संगठन जागृत होता है, तो यहाँ की सारी सेना, सारी पुलिस पुलिस हिंदुओं के पीछे पड़ जाती है और हुँ, हिंदुओं को उठने नहीं देती। पूरे हुँ, 75 साल के इतिहास में ऐसा हुआ, जब जब हिंदुओं ने इकट्ठा होने की कोशिश की, तब तक सरकार ने हिंदुओं को रोंदा, और हुँ, इन आतंकी आतताइयों ने जब जब इकट्ठा होने की कोशिश की, सरकार ने उसकी पूरी मदद की। ये हुँ, पूरा रिकॉर्ड है यहाँ पर। हुँ, तो ऐसा ही वहाँ पर होगा कि बांग्लादेशी जो जो उठेंगे कि बांग्लादेश को बचा लें, हुँ, इन पाकिस्तान का विरोध कर लें, तो सरकार उनको मारेगी। हुँ, तो जो हत्या हुई ना, ये इसीलिए हुई कि वो जैसे खड़ा होता, आगे चुनाव जीतता, तो फिर हुँ, वो नई बातें आती, नई सरकार उसकी बनाता। हुँ, तो उससे पहले यूनुस ने उसकी हत्या करा दी। हुँ। तो अभी जो जो सरकार बनाने की कंडीशन में होंगे और जो जो बांग्लादेश के पक्ष के लोग होंगे, बांग्लादेश की उन्नति के जो लोग होंगे, वो सब मारे जाएंगे। अच्छा। ये चुनाव बड़ा हिंसात्मक चुनाव होने वाला है। बांग्लादेश का। बांग्लादेश का बहुत हुँ, हिंसात्मक होगा, और इसमें जीतेगा वही जिसको शेख हसीना चाहिए। अच्छा। ये यहाँ जो भोपाल जो अभी भारत में जो अभी भारत में जो है, निर्वस्त्र है। हाँ, निर्वाचन, ये जिसको चाहेगी जीतेगा वही। अच्छा। हाँ, वहाँ अब जैसे राहुल गांधी को बहुत लगता है ना कि वोट चोरी, वहाँ जाके देखा वोट चोरी कैसी होती है, उसको हुँ, समझ में आएगा कि कैसी वोट चोरी हुई है। हुँ, तो वैसी अब वहाँ सरकार बनने वाली है। तो अच्छा जी। अभी स्थिति वहाँ सामान्य नहीं होगी, बल्कि और असामान्य होते होते हुँ, नेगेटिव हो जाएगी, और पूरा बांग्लादेश इस भेंट चला जाएगा हुँ, कि अब आतंकियों को जो फंडिंग है, वो पाकिस्तान तो कंगाल हो चुका, हाँ। तो अब फंडिंग कहाँ से होगी? बांग्लादेश से होगी। हुँ, तो हुँ, वो हुँ, बांग्लादेश पर आतंकी कब्जा करके अपनी फंडिंग की व्यवस्था करेंगे। तो क्या कहने का अर्थ ये भी हुआ कि वहाँ की हत्या में, वहाँ की हिंसा में भारत का कोई हाथ नहीं है? यूनिस के लोग वहाँ आतंक मचा रहे हैं और आतंकवादी वहाँ ये सब एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे हैं। हाँ, यूनुस तो खुद गुलाम बना के बैठा हुआ है, जैसे जवाहरलाल नेहरू को हमारे गुलाम बना दिया था, ऐसे हुँ, यूनुस को वहाँ बैठा दिया। जी। और वो वहाँ के लोगों को ही मरवा रहा है, बैठा बैठा हुआ आतंकियों को हुँ, सपोर्ट प्रदान कर रहा है, और मुंह बंद करके बैठा हुआ है। हुँ, हुँ, तो ऐसी स्थिति वहाँ पर हो रही है, और ये आने वाले समय में और घातक होगी, और बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छा ये समय हुँ। नहीं है। अच्छा, इसका असर कुछ बंगाल के चुनाव पर पड़ेगा? क्योंकि बंगाल की ममता बनर्जी भी चाहती हैं कि उस हिंसा के दौर में हमें कुछ लाभ मिल जाए। हाँ, ममता बनर्जी तो चाहेगी उस हिंसा का पूरा फायदा मिले इनके हुँ, लिए, लेकिन हुँ, वो ऐसा होने वाला नहीं है कि भारत माता, जिसको भारत माता का एक दर्जा दिया है, भारत माता अब जागृत होने वाली है। और बंगाल एक ऐसा स्थान है कि भारत का ये मस्तिष्क है, हुँ, और जब मस्तिष्क में बंग आंदोलन हुआ, अंग्रेजों का टाइम हुआ, मुगलों का टाइम हुआ, 1857 की क्रांति हुई, ये सब क्रांति वहीं से आई, हुँ। और उसके बाद भारत में परिवर्तन हुए। तो ये क्रांति का वर्ष है। अब अच्छा। बंगाल से ममता बनर्जी स्वाहा होने वाली हैं, हुँ, अब उनका कुछ नहीं बचने वाला। हुँ, और वो भी ऐसे ही बोल तो रही है कि बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली की कुर्सी हिला दूंगी। हुँ, तो हुँ, बंगाल से बाहर निकल नहीं पाएंगी, और आने वाला समय इनके लिए बहुत टफ समय है, हुँ, और चुनाव में भी जीतने में इनको बहुत लाले पड़ जाएंगे। जी, और मुझे तो वहाँ और भी नेगेटिव स्थिति दिखाई देती है जी। ममता बनर्जी के लिए। तो कुल मिला के आप बात देखिए कि नॉर्थ ईस्ट जो इस समय हॉट स्पॉट बना हुआ है, और निश्चित तौर पर ये आतताई जो ताकतें हैं, आतंकी ताकतें हैं, उनके मंसूबे सफल नहीं हो पाएंगे, और ये इनकी हिंसा के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, ये भी सब एक्सपोज होंगे। आचार्य जी, चूंकि आप इतने बढ़िया लॉजिक तर्क दे रहे थे कि चर्चा समाप्त करने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन वक्त अभी इतना ही, इस वार्ता को यहीं विराम देना पड़ेगा। आपने हमारे दर्शकों का इतना मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे दुनिया भर से लगातार हमसे जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और प्रेस का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।